मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रामनगर दौरा। कार्बेट पार्क में झरना डे विजिट पर जाएंगे सीएम धामी, वन्य जीवों का करेंगे दीदार। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों को सकुशल लाया गया दिल्ली। उत्तराखंड के 2 निवासी दून के लिए हुए रवाना, सरकार को कहा धन्यवाद। दिवाली से पहले पूरा हो जाएगा स्मार्ट सिटी का काम। त्योहारों को देखते हुए पहले सुधारी जाएंगी देहरादून की सड़कें। अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। ब्लाइंड मर्डर केस का दून पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या में शामिल शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। ड्रग्स तस्करी और चोरी की घटना को पहले भी दे चुका था जेल में अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा आज होगा। कार्बेट पार्क में झरना डे विजिट पर जाएंगे सीएम धामी। कार्बेट पार्क में वन्य जीवों का मुख्यमंत्री करेंगे दीदार। कार्बेट पार्क के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर का दौरा करेंगे, जहां वो कार्बेट पार्क में झरना डे विजिट पर जाएंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा आज होगा। कार्बेट पार्क में झरना डे विजिट पर जाएंगे सीएम धामी। कार्बेट पार्क में वन्य जीवों का मुख्यमंत्री करेंगे दीदार। इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रामनगर में वन्य जीवों का मुख्यमंत्री करेंगे दीदार। केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है। और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहां पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से उत्तराखंड अब आगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर का दौरा करेंगे, जहां वो कार्बेट पार्क के झरना डे पर विजिट के दौरान वन्य जीवों का दीदार भी करते नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर का दौरा करेंगे, कार्बेट पार्क में झरना डे विजिट पर जाएंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज वन्य जीवों का दीदार भी करेंगे। जी सर, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रामनगर का दौरा है, जहां पर वहां पर कार्बेट पार्क जो है, इस दौरान जो है वहां पर भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। वहीं साथ ही साथ जो वहां पे वन्य जीव हैं और उनको भी जो है उनका जो हाल है वो भी देखेंगे कि किस तरीके की जो स्थिति है, क्या कुछ कार्य व्यवस्था जो है इस दौरान विभाग की तरफ से वन्य जीवों के लिए की गई है और कितना जो है इस दौरान यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर के जो है यहाँ पर सीएम धामी देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन्य जीवों का दीदार करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते खबरों में आगे, लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में लोगों से जुड़ने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। विभाग के प्रदेश प्रभारी शुजा गांधी की मौजूदगी में ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया।
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए शुजा गांधी का कहना है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े स्लोगन के साथ इस व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया है। देखिए, आज हमने जो है अपना उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया का व्हाट्सएप नंबर जो है लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बातें जो है नीचे तक जा सके और नीचे की जो बात है वो ऊपर तक आ सके। हमारा जो स्लोगन है सच की आवाज़ बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े, और ये नंबर है हमारा 8126918910। क्योंकि आज जो है हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ गई है। आज हमारी लड़ाई जो है सच और झूठ के बीच की है। नीचे से जो इन्फॉर्मेशन है, जो फर्जी खबरें, जो डिसइन्फॉर्मेशन नीचे चल रही है, नंबर के माध्यम से हमारे पास आएगी और हम उसका सच जो है उनको देंगे, और ताकि वो जो है झूठ का मुकाबला कर सके। नगर निगम ने मलिन बस्तियों पर से हाउस टैक्स हटा लिया है। आपको बता दें, इस पर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने महापौर सुनील उनियाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका आभार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मलिन बस्ती वासियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। वहीं महापौर सुनील उनियाल ने कहा कि मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा था उसमें कुछ गलतियां थीं, इन गलतियों को अब ठीक कर लिया गया है। That point was very objectionable कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था। और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और उस जो पॉइंट को था, बिंदु जो वो था, उसको रेज कर दिया, इससे हटा दिया शपथ पत्र से। साथ ही कुछ और तब्दीलियाँ उन्होंने इसमें की हैं जो कि मलिन बस्ती वालों के मैं समझता हूँ हित में रहेंगी और आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। मलिन बस्ती वालों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी। माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम टैक्स ले रहे हैं और टैक्स जमा करने में जो दिक्कतें आ रही थी उनको हमने दूर करने का प्रयास किया। कल जो है हमने एक बैठक बुलाई थी, माननीय वर्मा जी भी आए थे, माननीय हमारे पार्षद लोग भी आए थे। उसको संज्ञान में लेके जो है उसको ठीक कर दिया गया है ताकि जनता को जो है टैक्स जमा करने में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस अवसर पर उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की। उन्होंने चेक के माध्यम से धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपी। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में लाल पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। शव पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस को संदेह है कि हत्या का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र में लाल पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा था। इस पर जो है इसकी शिनाख्त जो है शिव कुमार उर्फ बबलू के रूप में हुई थी और चूंकि उस समय शुरू में शिनाख्त नहीं हुई थी तो पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उनके परिजन जो बाहर रहते हैं उनके परिजन द्वारा आकर थाने पर एक शक के आधार पर कि जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु डेड बॉडी मिली थी उसके आधार पर उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की, जिस पर पटेल नगर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें टीम लगाई गई है, चूंकि जो उनके द्वारा शक जाहिर किया गया और वो गंभीर प्रकरण है। चूंकि जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी नाले में वो भी एक मतलब बड़ी उस तरह से सस्पेक्टेड रूप में मिली थी, तो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा, कब उसकी हत्या हुई थी या नहीं हुई थी या क्या उसके पीछे कारण रहे उसकी मृत्यु के, इन सभी के लिए इसमें केस जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया है धारा 302 में।
उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों काश्तकारों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटरों को भी बना रही है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राजधानी देहरादून के सेलाकुई में रेशम विभाग और रेशम फेडरेशन की तरफ से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को समय पर समर्थन मूल्य देना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया है और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड प्रदेश हमारा रोजगार देने में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दूसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की जरूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएं समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं और MSME के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह खटीमा के नागरिक चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक भी ली। बैठक में नागरिक चिकित्सालय में दी जा रही सुविधाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। वहीं बेहतर सुविधा देने के उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा की गई। आपको बता दें 23 नए प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। बैठक थी, ये बैठक रूटीन की बैठक है और जो यहाँ का हेल्थ सेंटर है, CSC है, इसकी चिकित्सा प्रबंध समिति होती है। तो साल भर के जो खर्चे होते हैं, जो आय होती है और जो व्यय होता है, किन किन मदों पर होता है, तो एक जैसे हर ऑटोनोमस बॉडी में आय व्यय का खर्च होता है, बजट पास होता है, तो यहाँ की भी एक व्यवस्था है शासन की, उसी के तहत आज ये बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय सांसद प्रतिनिधि होते हैं, माननीय विधायक प्रतिनिधि, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठक कर ली गई है। और जो इनके रूटीन के खर्च होते हैं डिफरेंट उस पर, और जो आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, उनको लेकर के सारे प्रस्ताव रखे गए। कुल मिला के 23 प्रस्ताव थे और सारे प्रस्ताव जेन्युइन थे, तो सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पास किया गया है। चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में 21वें राज्य स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लगातार जिस तरह से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। इस 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 26 टीमों के 435 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोहरा ने बताया कि अलग अलग वर्गों में चयनित 3 टीमें जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार व महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। फुटबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग में 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इसमें राज्य कुल 26 टीमें भाग ले रही हैं। अंडर 14 में जनपद की 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, अंडर 17 में 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और अंडर 19 वर्ग में 9 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और कुल इस क्षेत्र कुल मिला के लगभग 435 बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इन चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हेतु यह प्रतियोगिता चंपावत जनपद में आयोजित। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां बद्रीनाथ पहुंचने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सामूहिक प्रयासों से चारधाम यात्रा का सफल संचालन हो रहा है। मंगलवार तक 15,37,470 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इस दौरान अजेंद्र अजय ने संत कुटीर तक माता मूर्ति मंदिर मार्ग स्थित दर्शन पंक्ति का निरीक्षण, VIP काउंटर में हेली और प्रोटोकॉल द्वारा आने वाले तीर्थयात्रियों का विवरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्री बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार पर किए जा रहे मरम्मत कार्यों का भी अवलोकन किया। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना की।
इस दौरान सुरेश रैना पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से भी आशीर्वाद लिया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी टीम जीतेगी। चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। पहला मैच जीते, अभी दूसरा अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। इंडिया का बहुत अच्छा चांस है। 2013 के बाद जो आईसीसी ट्रॉफी आएगी, मुझे लगता है 2023 में आनी चाहिए। और जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 15 के 15 प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुलदीप यादव, विराट कोहली, केएल राहुल, अब देखिए किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है टीम की। तो मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रही है टीम। अभी बस गुरुजी का आशीर्वाद मिले और भारत को एक और विश्व कप मिले। हैट्रिक होनी चाहिए विश्व कप की। 2 हम जीत चुके हैं। 83 में, 2011 का मैं हिस्सा था, मुझे पता है। मेरे घर में वो मेडल भी रखा है। माँ बाप की दुआ लगती है, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है। तो मेहनत करते रहो, फल तो जरूर मिलेगा। देहरादून में नगरपालिका चुनाव का मुद्दा अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से चुनाव न करवाने के पीछे का कारण तलब किया है। सरकार और चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में हाई कोर्ट में जवाब पेश करना है। चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नगर निकाय चुनाव प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल के अनुसार सरकार की मंशा है कि नगरपालिका के चुनाव न करवाए जाएं। पोखरियाल ने आगे कहा कि एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है, जिसका जवाब सरकार को नवंबर में दाखिल करना है। चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार की शुरू से मंशा ये थी कि चुनाव न कराया जाए। आज जनहित जो याचिका हाईकोर्ट में डली है नैनीताल में, उसमें सरकार से जवाब मांगा गया 2 हफ्ते के अंदर में। सरकार की मंशा जो है वो चुनाव ना कराने की, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 6 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए। और सरकार, मुख्यमंत्री के तमाम बयान आते थे कि चुनाव समय पे होंगे, चुनाव समय पे, जबकि धरातल पर कुछ नहीं है। अभी वोटर लिस्ट भी जारी नहीं हुआ, अधिसूचना जारी नहीं हुई। ये कैसे संभव हो सकेगा कि 1 महीने के अंदर नगर निगम के चुनाव हो पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है और सरकार इसको टालना चाह रही है, जो सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उस चीज में कामयाब जरूर होगी। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को जनहित के मुद्दों के संबंध में ज्ञापन भेजा है। वहीं ज्ञापन में लिखा गया है कि वर्तमान में धान खरीद सत्र 2023 से 24 लागू होने के बाद धान खरीदी चालू नहीं की गई है। शासन ने धान क्रय केंद्र भी आवंटित नहीं किए हैं, जिससे किसानों की खड़ी फसल खराब हो रही है। वहीं किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्ञापन भेजकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धान खरीद के लिए क्रय केंद्र पर निर्धारित कांटे सुचारू रूप से तोल कराने की मांग की। आज तक भी किसानों का धान नहीं तुला है, कोई कांटों पे व्यवस्था नहीं है, कच्चे आड़तियों के रजिस्ट्रेशन तक अभी नहीं हुए और मिलों का आवंटन भी नहीं हुआ है और धानों का, किसानों का धान लूटा जा रहा है। और जब ये और 5-7 दिन में किसानों का धान जब सारा बिक जाएगा, उसके बाद फिर कच्चे आड़ती की शुरुआत करके क्या फायदा? उसके बाद तो फिर दलालों का धान तुलेगा, किसानों का धान तो लूट चुका होगा तब तक। तो ये सरकार, हर बार सरकार का यही काम रहता है, किसानों का शोषण हमेशा होता रहा है और सरकार दम भरती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों, ये योजना बनती तो किसानों के नाम पे है, लेकिन इसका फायदा किसानों का ना होकर दलालों को होता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया एशिया गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार अपने गृह नगर जनपद हरिद्वार पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वंदना कटारिया हर की पैड़ी पहुंची और मां गंगा का पूजन किया। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने कहा कि अब उनका सारा ध्यान आने वाले ओलंपिक गेमों के क्वालिफाइंग की तैयारी में है। वंदना कटारिया ने कहा कि वो अपने गांव आई हैं, जहां उनके गांव वाले और उनके प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया है। अब उनका पूरा ध्यान ओलंपिक गेम में क्वालिफाई करने के लिए है। लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार आओ और जो हमारा गांव है उसके जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, चाहे हारे या जीते। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में। तो सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक्चुअली जीतना तो गोल्ड था, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं अभी, पर हमारा हार्डवर्क है जो एज ए टीम हम लोग खेलने का है। तो वो आने वाले टूर्नामेंट में हमारा जो ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी करेंगे अच्छे से। जो भी कमी रही है नेक्स्ट मिलेंगे। ये अभी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और ये ब्रॉन्ज मेडल अभी हम लोग ले। भविष्य के लिए यही है कि हमें आने वाला टूर्नामेंट है जो उसमें हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना और ओलंपिक में गोल्ड लाना हमारा। 30 सितंबर को देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित लाल पुल के नीचे एक युवक का शव मिला।
एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शिव को उसके ही दोस्तों ने 3-4 हजार रुपए के लिए मौत के घाट उतारा था। चंद पैसों को लेकर हुए विवाद में डंडे से सर पर वार कर शिव कुमार की हत्या कर दी गई। मृतक की 3 दोस्तों में से 2 दोस्त चोरी और ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भी जा चुके हैं। बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था बसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है आशीष है जो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे गाली कटी हुई है, वहां से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे 2 अभियुक्त हैं उनका भी पुलिस पीसीआर में या जुडिशियल परमिशन लेकर उनको भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की। उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा के मंडी कार्यालय में धान खरीदी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी का ध्यान रखा जाए और किसानों को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर धान नहीं बेचना पड़े। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे अधिकारी जल्द ही राइस मिलर्स के साथ बात करके कच्चे माल खरीदी केंद्र शुरू कर देंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान का धान वाजिब मूल्य पर, जो समर्थन मूल्य है, उस पर बिके। फिर हम अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करके ये लगभग आइडिया हो गई है कि 14 लोगों ने, हथियों ने खटीमा में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको कोड आवंटित हो गए। 12-14 लोगों का और एप्लीकेशन आ गया है, कल तक हो जाएगा। तो 30-35 अगर हथिये खटीमा में आ जाएंगे तो निश्चित ही जो किसानों का सीधे धान लेते हैं उसमें उन किसानों को राहत मिल जाएगी जिनके धान में मास्टर वगैरह। कुछ क्रय केंद्र हैं तो उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में सारे क्रय केंद्र हमारे जो सरकारी हैं वो इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हमला किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। हिंदू संगठनों ने लैंसडाउन चौक पर आतंकी संगठन हमास का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन कर इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक मुकेश आनंद ने कहा कि इजराइल के खिलाफ हमास ने जो अमानवीय कृत्य किया है उसका विरोध में आज हिंदू जागरण मंच को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि आतंकवाद विश्व की बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ समूचे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। हरिद्वार में हुए बड़े रियल एस्टेट घोटाले की जांच अब एसआईटी करेगी। आपको बताते हैं, एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने एसएसपी क्राइम अजय कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है। पुलिस के अनुसार हरिद्वार के कई इलाकों में लोगों को सस्ते और अच्छे प्लॉट बेचने का सपना दिखाकर ऑक्टागॉन बिल्डर नाम की कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। मामले में मुख्य आरोपी और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घोटालेबाजों पर कार्रवाई होने के बाद पुलिस से अन्य पीड़ित भी पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, जिनको देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। 650 बीघा जमीन पर हुआ घोटाला करोड़ों का बताया जा रहा है। आने वाले समय में इस रियल एस्टेट घोटाले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।